दोस्तों आज हमारे वीडियो का मकसद कुछ ऐसे फैक्टर्स की चर्चा करना है जिनके चलते ये आशंकाएं हैं कि शायद चाइना ऑलरेडी नेक्स्ट वर्ल्ड वॉर का विनर है। वैसे कई थ्योरिस्ट पिछले कुछ सालों में न्यू कोल्ड वॉर की चर्चा कर रहे थे जिसमें प्राइमरी प्लेयर्स यूएस और चाइना माने जा रहे थे, विद कंट्रीज लाइक इंडिया, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया ऑन द साइड ऑफ यूएस। लेकिन जैसे ही 20 साल पुराना वॉर ऑन टेरर खत्म हुआ, वैसे ही दुनिया भर में इस बात पर चर्चा तेज हुई कि कैसे चाइना अब यूएस द्वारा क्रिएटेड वैक्यूम्स को फिल करने के लिए रेडी है। यहाँ तक ये भी अनुमान लगाया जाने लगा कि एशिया में तो वो ऑलरेडी मोस्ट डोमिनेंट प्लेयर बन चुका है। इस कॉन्टेक्स्ट में चलिए हम उन कारणों की बात करते हैं जिनके चलते हम आज ये कह सकते हैं चाइना हैज ऑलरेडी वॉन द गेम ऑफ ग्रेट पावर कॉन्फ्लिक्ट। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदर्श और स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। दोस्तों चाइना की इस अनुमानित विजय का सबसे पहला कारण यूएस का वर्ल्ड पॉलिटिक्स से रिट्रीट होना है। पिछले लगभग 5 सालों में हमने देखा कि कैसे यूएस ग्लोबल पावर पॉलिटिक्स से रिट्रीट कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप के दौर से ही ये रिट्रीट काफी विजिबल रूप से यूएस फॉरेन पॉलिसी में देखने को मिला, जो अब डॉक्ट्रिन ऑफ अमेरिका फर्स्ट से गाइडेड है। ट्रंप ने ही यूएस के ओल्ड इंटरवेंशनिस्ट पॉलिसी को ओवरटर्न करने के डिसीजंस को अपने मुकाम तक पहुंचाया और 2020 में दोहा में तालिबान के साथ नेगोशिएशंस कर अफगानिस्तान विड्रॉल का डिसीजन लिया। यूएस जैसे ऑर्गेनाइज पॉलिटिकल सिस्टम में फॉरेन पॉलिसी डोमेस्टिक पॉलिसी से काफी अलग ऑपरेट करती है और कंपैरेटिवली लेस फ्लक्चुएटिंग होती है। यही वजह है कि बाइडेन के पावर में आने के बाद भी हमने यूएस फॉरेन पॉलिसी में कंटिन्यूटी देखी, भले ही उनकी विचारधाराएं अलग क्यों ना हो। बाइडेन के दौर में ही यूएस का अफगानिस्तान से फाइनल विड्रॉल हुआ और वहां तालिबान ने अपना कंट्रोल रीस्टैब्लिश किया। इस विड्रॉल के साथ यूएस ने एशिया में अपना एक स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस खो दिया, जिसके इम्प्लीकेशंस काफी लॉन्ग लास्टिंग हो सकते हैं। एक तो चाइना ने न्यूली क्रिएटेड वैक्यूम को फिल करने के एग्रेसिव स्टेप्स इनिशिएट कर दिए हैं, जिसमें उसे पाकिस्तान की मदद मिल रही है। ये चाइना पाक तालिबान नेक्सस इंडिया जैसे रीजनल पावर के लिए कंड्यूसिव बिल्कुल भी नहीं है, जिसकी मदद से यूएस चाइना को पहले काउंटर करना चाह रहा था। इंडिया इस पूरे ग्रेट पावर गेम में अब आइसोलेटेड दिख रहा है। तालिबान का ट्रेडिशनल एंटी इंडिया एटीट्यूड और उसके पाकिस्तान के साथ पुराने संबंध चाइना के लिए काफी बेनिफिशियल है और इंडिया के लिए नुकसानदायक। इसके अलावा चाइना का अफगानिस्तान में बढ़ता इन्फ्लुएंस उसके एम्बिशियस बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के लिए भी काफी बेनिफिशियल होगा। इसके थ्रू वो पूरे रीजन में अपनी हेजेमनी को और भी ज्यादा स्ट्रांगली कायम कर पाएगा। अफगानिस्तान में यूएस प्रेजेंस ने कई सालों तक चाइनीज एम्बिशंस पर एक चेक रखने का काम किया था, लेकिन अब ये चेक्स और बैलेंसेस खत्म हो गए हैं। दोस्तों चाइना ऑलरेडी जीत गया है। इसका एक और कारण है यूएस और उसके एलाइज के बीच के डिफरेंसेस और ट्रस्ट डेफिसिट्स। फॉर्मली देखा जाए तो आज यूएस एक मच बेटर पोजीशन में है इन टर्म्स ऑफ फॉर्मल अलायंसेस लाइक नेटो एंड एनजूस, जिसका मतलब है द ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड स्टेट्स सिक्योरिटी ट्रीटी। वहीं चाइना अभी तक ऐसी कोई भी अलायंसेस बना नहीं पाया है और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स के थ्रू ही ऑपरेट कर रहा है। वॉर लाइक सिचुएशन में एक फॉर्मल अलायंस को यूज कर मिलिट्री को मोबिलाइज कर पाना सबसे ज्यादा आसान होता है देन इनफॉर्मल अलायंसेस। लेकिन यूएस ने जिस तरह से अफगानिस्तान में अपने अलाइज को ट्रीट किया और यूनिलेटरली विड्रॉल के मेथड्स पर डिसीजन लिया है, उसने कहीं ना कहीं एक ट्रस्ट डेफिसिट को जन्म दिया है। एक तरफ जहां यूके, फ्रांस और जर्मनी ने यूएस को 20 साल अफगानिस्तान में सपोर्ट किया, वहीं दूसरी तरफ यूएस ने विड्रॉल की डेडलाइन और मोडालिटीज को एलाइज के साथ डिस्कस भी करना जरूरी नहीं समझा। नतीजन हुआ ये कि यूएस के एलाइज तालिबान टेक ओवर के लिए रेडी नहीं थे और उनकी हेल्प कर रहे कई एम्बेसी स्टाफ्स पीछे छूट गए। यूएस के फ्यूटाइल वॉर में अपने हजारों सोल्जर्स को खोने वाले यूरोपियन देशों का ट्रस्ट डेफिसिट तो तभी बढ़ गया था जब यूएस ने तालिबान के साथ दोहा में डिस्कशन शुरू किया था। जर्मनी, फ्रांस और यूके ने अपना डिस्कम्फर्ट कई बार पब्लिकली भी जाहिर किया, लेकिन यूएस को कोई फर्क नहीं पड़ा। ये यूएस के लिए एक ऐसा क्रेडिबिलिटी क्राइसिस है जो उसके रिश्ते नेटो के अलावा बाकी पार्टनर्स जैसे जापान और इंडिया के साथ भी खराब कर सकता है, जिनके बिना वो चाइना के साथ कंपीट कर ही नहीं सकता। चाइनीज जीत का अगला मेजर कारण है कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस। दोस्तों रॉबर्ट किहोने और जोसेफ नाई ने 1977 में अपनी किताब पावर एंड इंडिपेंडेंस में सबसे पहली बार कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस के आइडिया को पॉपुलराइज किया था। कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस आज चाइना और बाकी देशों के आपस में रिश्तों का सबसे बड़ा परिचायक है।
इसके हिसाब से ग्रेट पावर्स के बीच की राइवलरी का फुल स्केल वॉर में तब्दील हो पाना काफी कठिन है, क्योंकि ग्लोबल इकोनॉमी का स्ट्रक्चर काफी ज्यादा इंटरडिपेंडेंस पर बेस्ड है। इवन यूएस, जिसे चाइना का सबसे बड़ा राइवल माना जाता है, वो भी चाइना के साथ वॉर नहीं कर सकता, क्योंकि चाइना के साथ कोऑपरेशन उसके इकोनॉमिक इंटरेस्ट में है। इंडिया जैसे देश का भी चाइना के साथ इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस है और इसलिए कॉन्फ्लिक्ट कई बार डिप्लोमेटिक तरीकों से रिजॉल्व कर लिया जाता है। लेकिन अनलाइक यूएस चाइना रिलेशंस, सिनो इंडिया रिलेशंस काफी अलग हैं। वो इसलिए क्योंकि इंडिया के सामने एक एग्रेसिव नेबर है जो उसे चारों तरफ से घेरने के प्लान में है, और ये इंडिया के लिए एग्जिस्टेंशियल थ्रेट बन जाता है। इसलिए यूएस से ज्यादा इंडिया हमेशा से चाइनीज इन्फ्लुएंस को काउंटर करने के डिप्लोमेटिक तरीके ढूंढता रहता है। लेकिन आज इंडिया इस फाइट में अकेले खड़ा दिख रहा है। दोस्तों, आपके दिमाग में क्वाड आ रहा होगा, जो शायद एक इफेक्टिव टूल है जिसे इंडिया यूज कर सकता है। लेकिन कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस क्वाड के सक्सेस को लिमिट कर देता है। क्वाड एक ऐसा इनफॉर्मल अलायंस है जिसमें इन्वॉल्व कंट्रीज के इंटरेस्ट एक कॉमन प्लेन पर नहीं है। उदाहरण के लिए ऑस्ट्रेलिया का एग्जांपल लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया एक पॉसिबल एंटी चाइना कोलिशन में सबसे ज्यादा वल्नरेबल पोजीशन में होगा, क्योंकि उसकी पूरी इकोनॉमी सबसे ज्यादा चाइना पर ही डिपेंडेंट है। 2018 से 19 में ऑस्ट्रेलिया के 33% एक्सपोर्ट्स का डेस्टिनेशन चाइना ही था, जबकि यूएस केवल 5% एक्सपोर्ट का। यही वजह है कि ऑस्ट्रेलियन स्कॉलर ह्यूग व्हाइट ऑस्ट्रेलियन फॉरेन पॉलिसी में एंटी चाइना रेटोरिक को अनवाइज बोलते हैं। वो कहते हैं कि कैनबरा के लिए सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि चाइना होल्ड्स मोस्ट ऑफ द कार्ड्स, और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में पावरफुल वही है जो लोवेस्ट कॉस्ट में हाईएस्ट डैमेज इंड्यूस कर पाए। ह्यूग व्हाइट के हिसाब से ऑस्ट्रेलिया चाइना रिलेशंस की दिक्कत यही है, और ऑस्ट्रेलिया एक एंटी चाइना फॉरेन पॉलिसी को अफोर्ड नहीं कर सकता, स्पेशली इन लॉन्ग रन। दोस्तों, चाइना की पॉसिबल जीत का अगला मेजर कारण है चाइनीज मिलिट्री में रिवॉल्यूशनरी ट्रांसफॉर्मेशंस। 1991 गल्फ वॉर के बाद से चाइनीज पीपल्स लिबरेशन आर्मी या पीएलए ने अमेरिकन मेथड्स ऑफ वॉर से सीख ली और खुद को कुछ ऐसे डेवलप किया कि वो आज यूएस मिलिट्री के खिलाफ एसिमेट्रिक वॉरफेयर लॉन्च करने की कैपेबिलिटीज रखती है। इस पर सबसे खतरनाक एग्जाम्पल है बीजिंग का मैसिव इन्वेस्टमेंट इन एंटी एक्सेस या फिर एरियल डिनाइल कैपेबिलिटीज। दोस्तों, ये एक ऐसी डिफेंसिव स्ट्रेटजी है जिसका इस्तेमाल राइवल्स एक दूसरे को एक स्पेसिफिक एरिया में एंटर करने से रोकने के लिए यूज करते हैं। वो एरिया लैंड, सी या एयर कुछ भी हो सकता है। ट्रेडिशनली इस टेक्निक में लैंड एंड सी माइंस जैसे वेपन्स यूज होते थे, लेकिन आज इसका नेचर काफी डाइवर्सिफाई हो गया है। इंडो पैसिफिक में यूएस मिलिट्री बेसिस पर फोकस्ड प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल से लेकर यूएस के बैटल मैनेजमेंट नेटवर्क्स में साइबर अटैक्स की कैपेबिलिटीज को आज चाइना ऐसे डिजाइन कर रहा है कि यूएस को ईस्ट एशिया में पावर प्रोजेक्शन से रोका जा सके। 20 साल पहले इंडो पैसिफिक में यूएस का मिलिट्री नेटवर्क इतना स्ट्रांग था कि वो एक वॉर लाइक सिचुएशन में इजिली चाइना को काउंटर कर सकता था अपने एयरक्राफ्ट कैरियर्स और मिलिट्री बेसिस को यूटिलाइज कर। लेकिन आज ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पहले यूएस को चाइना के स्ट्रॉन्ग डिफेंस सिस्टम को ब्रेक करना होगा। चाइनीज मिलिट्री ने आज साइबर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी रैपिड डेवलपमेंट्स किए हैं। ये चाइनीज थेफ्ट ऑफ वेस्टर्न टेक्नोलॉजी, स्टेट सपोर्ट टू लीडिंग टेक्नोलॉजी कंपनीज और डॉक्ट्रिन ऑफ सिविल मिलिट्री फ्यूजन से पॉसिबल हो पाया है। डॉक्ट्रिन ऑफ सिविल मिलिट्री फ्यूजन के तहत ये मैंडेट किया गया है कि कोई भी ऐसा कमर्शियल या एकेडमिक नॉलेज जिसका यूज मिलिट्री में हो सके उसे पीएलए के साथ शेयर किया जाए। चाइना ने अपनी मिलिट्री की फिजिकल कैपेबिलिटीज के साथ साथ अपनी मिलिट्री डॉक्ट्रिन को भी इम्प्रूव किया है। पीएलए आज डॉक्ट्रिन ऑफ सिस्टम डिस्ट्रक्शन वॉरफेयर पर बिलीव करती है, जिसके हिसाब से एडवर्सरी को कॉन्फ्लिक्ट की शुरुआत में ही मात देना एक मिलिट्री का एम होना चाहिए। कॉन्फ्लिक्ट की शुरुआत में ही एडवर्सरी को मात दे देना एक मैसिव साइकोलॉजिकल विक्ट्री भी बन जाता है। इसलिए इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, काउंटर स्पेस और साइबर कैपेबिलिटीज को यूज कर मिलिट्री का नर्वस सिस्टम कहे जाने वाले C4 ISR नेटवर्क्स पर अटैक आज चाइनीज मिलिट्री डॉक्ट्रिन का फाउंडेशन पिलर है। C4 ISR नेटवर्क्स मतलब कमांड, कंट्रोल, कम्युनिकेशंस, कंप्यूटर्स, इंटेलिजेंस, सर्विलेंस और रिकॉग्निशंस। यानी कि यूएस और बाकी के चाइना के एडवर्सरीज इंक्लूडिंग इंडिया एंड जापान को आज इस बात से अवेयर होना पड़ेगा कि नेविगेशन, कम्युनिकेशंस, अर्ली वार्निंग एक्सेट्रा में यूज होने वाले उनके सैटेलाइट्स भी अब अटैक प्रूफ नहीं है। आखिरी रीजन है यूएस की पिवट टू एशिया पॉलिसी का फेलियर।
दोस्तों, पिवट टू एशिया बराक ओबामा द्वारा लॉन्च की गई एक मिलिट्री और डिप्लोमेटिक पॉलिसी थी, जिसके थ्रू यूएस चाइना को बैलेंस करना चाह रहा था बाय इंप्रूविंग इट्स एंगेजमेंट विद कंट्रीज इन इंडो पैसिफिक। लेकिन इंडो पैसिफिक में यूएस ट्रूप्स आज भी उतने ही हैं जितने 10 साल पहले थे। एशिया पैसिफिक में आज सीनियर डिप्लोमेटिक पोजीशंस खाली है और यूनाइटेड स्टेट्स इस रीजन के मेजर डिप्लोमेटिक फोरम्स में अब्सेंट दिखाई देता है। चाइनीज बीआरआई का यूएस के पास कोई कॉन्क्रीट ऑल्टरनेटिव दिखाई नहीं देता। G7 के स्टेटमेंट्स भी लार्जली रिटोरिकल हैं और साथ में सारी कंट्रीज चाइना को लेकर सेम पेज पर नहीं हैं। साउथ चाइना सी में भी जब चाइना आर्टिफिशियल आइलैंड्स बनाकर उन्हें मिलिटराइज कर रहा था, तब भी यूएस का अप्रोच काफी रिटोरिक बेस्ड ही रहा। ऑन ग्राउंड वो कुछ खास चेंज नहीं कर पाया। तो दोस्तों, ये थे चाइनीज हेजिमनी के कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स जिसके चलते शायद चाइना एक पॉसिबल वर्ल्ड वॉर ऑलरेडी जीत गया है। ऐसे में ये साफ है कि यूएस का रिट्रीट फ्रॉम वर्ल्ड पॉलिटिक्स और चाइनीज एडवांसमेंट्स ने आज इंडिया के ऑप्शंस को काफी ज्यादा लिमिट कर दिया है। ना ही इंडिया बल्कि साउथ चाइना सी में लोकेटेड देश जैसे जापान, साउथ कोरिया और आसियान देशों के सामने भी अनकंट्रोल्ड चाइना एक मैसिव हेडेक की तरह उभर सकता है। अनप्रेडिक्टेबल यूएस फॉरेन पॉलिसी के कॉन्टेक्स्ट में ये जरूरी है कि इंडिया और बाकी के पावर्स जैसे जापान अब नए ऑप्शंस की तरफ कदम बढ़ाएं रादर देन बीइंग गाइडेड बाय सिनो यूएस राइवलरी। दोस्तों, आपके हिसाब से ऐसे और कौन से सूचक हैं जो ये बताते हैं कि चाइना इस वॉर को ऑलरेडी जीत चुका है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।